जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार क्लास है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। बात करें इस क्लास की, तो इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। और जिन प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यानी यूपी बीएड प्रीवियस एग्जाम में ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये आपके लिए, ठीक है। सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और क्लास को शेयर करते रहिए। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं या इस क्लास में नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है तथा ऑल पे क्लिक करना है, ताकि न्यू और लेटेस्ट नोटिफिकेशन किसी भी क्लास की हो वो आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लगता है तो आप ज़रूर डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये बताना है कि आपको क्लास क्यों अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप जब कमी बताएंगे तो हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों में, ताकि वो भी इस क्लास का भरपूर आनंद उठा सकें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो सामान्य हिंदी की हो, चाहे फिजिक्स की हो, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपने अभी तक क्लास को नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप रेगुलर क्लासों को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप सभी साथियों के लिए, आपका कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। आप लोग बहुत कम संख्या में व्यूज़ आते हैं आपके, ज़्यादा संख्या में आप लोग क्लास में नहीं आते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा संख्या में क्लास में उपस्थित होइए। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा है जिसका नाम क्या है, ऑर्निथोलॉजी। इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है कि शिक्षा शास्त्र का, ऑप्शन बी कहता है प्राणी विज्ञान का, ऑप्शन सी कहता है पक्षियों का, ऑप्शन डी कहता है दंत विज्ञान का। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी जो है ये विज्ञान की एक शाखा है और इसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर ये देखा जाता है, मतलब कहने का है कि इसके अंदर यह अध्ययन किया जाता है कि पक्षियों की जाति क्या है, उनकी प्रजाति क्या है, उनका प्रव्रजन क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनमें किस प्रकार के रोग होते हैं, किस प्रकार का उनका उपचार होता है, इन सभी जानकारी को इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो क्लियर हो गया सबको, आ गया समझ में। तो ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मायोपिया क्या होता है। मायोपिया जो होता है ये क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष होता है, ऑप्शन बी है निकट दृष्टि दोष होता है, ऑप्शन सी है कानों का दोष होता है, या ऑप्शन डी है कि एक प्रकार का स्वर है। साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। मायोपिया जो है ये आंखों से संबंधित एक रोग है, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मगर दूर की वस्तु उसे दिखाई नहीं देती है। ध्यान दीजिए कि जब भी दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष के रिलेटेड या इससे प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में अपोजिट होता है। जब दूरदृष्टि दोष की बात किया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि दूर की वस्तु तो नहीं दिखाई देगी स्पष्ट, निकट की दिखाई देगी। और जब निकट दृष्टि दोष की बात करेगा तो इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु जो है वो
आदमी देख सकता है स्पष्ट रूप से, लेकिन दूर की वस्तु को वो स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि इंडिया हाउस स्थित है। इंडिया हाउस स्थित है, ऑप्शन ए कहता है लंदन में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी कैलिफोर्निया में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंदन में। इंडिया हाउस जो है ये लंदन में स्थित है। ठीक है, इंडिया हाउस का बारे में बात करें तो इंडिया हाउस विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों की एक प्रमुख संस्था है। इंडिया हाउस क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों की एक प्रमुख संस्था है और इसकी स्थापना जो है ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इंडिया हाउस की स्थापना जो है ये श्यामजी कृष्णा है ना, श्यामजी कृष्णा वर्मा तथा उनके सहयोगियों के द्वारा किया जाता है ना, उनके सहयोगियों के द्वारा किया गया था। इंडिया हाउस जो है ये विदेश क्रांतिकारियों गतिविधियों की एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके सहयोगियों की बात करें तो इसमें आपके शामिल थे वीडी सावरकर और लाला हरदयाल और मदन लाल धींगरा ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के सहयोगी थे और इनके द्वारा और इनके सहयोगियों के द्वारा सन 1900, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सन 1905 में है ना, सन 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इंडिया हाउस एक विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनके सहयोगियों जैसे वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल धींगरा ने लंदन में 1905 में इसकी स्थापना की थी। क्लियर है सबको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। साथियों प्रश्न नंबर 4 कहता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है मजलिस, ऑप्शन बी है स्टोर्टिंग, ऑप्शन सी है डायट, ऑप्शन डी है कांग्रेस। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायट। जापान की संसद का नाम डायट है। देखिए विश्व के सभी देशों की संसदों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, अलग अलग नाम होता है। जैसे भारत की संसद जो है इसका लोकसभा और राज्यसभा, इसको संसद के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जापान की संसद का नाम जो है वो डायट है। मजलिस जो है ये ईरान की संसद का नाम है। ईरान की जो संसद है उसका नाम क्या है? डायट तो आपका जापान का हो गया, मजलिस आपके ईरान की संसद का नाम है। और यहाँ पे स्टोर्टिंग जो है ये नॉर्वे की संसद का नाम है। किसकी संसद का नाम है? नॉर्वे की संसद का नाम है। ठीक है, और कांग्रेस को सीनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। ठीक है, और इसका एक और नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ये संसद का नाम है, ये अमेरिका की संसद का नाम है सीनेट। ठीक है, ये अमेरिका की संसद का नाम है। तो जापान की संसद का नाम डायट है, मजलिस ईरान की संसद का नाम है, स्टोर्टिंग नॉर्वे की संसद का नाम है और कांग्रेस यानी सीनेट जो है ये अमेरिका की संसद का नाम है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? ऑप्शन ए है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंक। तो आपको बताना है कि भारत में रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। भारत में पहली रेलगाड़ी जो है वो सन 1853 में चलाई गई थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक यथासंभव कार्य किए थे। इनमें से सबसे प्रमुख कार्य था रेलगाड़ी चलाने की शुरुआत। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी और ये चलाई गई थी मुंबई में थाने के मध्य, है ना, थाने तक चलाई गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है। ऑप्शन ए कहता है एंडीज, ऑप्शन बी कहता है एवरेस्ट जो कि एक हिमालय का पार्ट है, ऑप्शन सी कहता है आल्पस और ऑप्शन डी है हिमालय। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एवरेस्ट हिमालय, है ना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला जो है वो माउंट एवरेस्ट है ना। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये हिमालय की एक चोटी है और इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी ऊंचाई आप लोग याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। किंतु वर्तमान में इसकी ऊंचाई में 2 मीटर वृद्धि और हो गई है, 2 मीटर की और वृद्धि हो गई है। तो इसकी वर्तमान में अगर आपसे ऊंचाई पूछा जाए तो 8,850 मीटर हो गया है, क्योंकि 2 मीटर की वृद्धि हो गई है इसकी ऊंचाई में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के बाद में भारत की पर्वत चोटी K2, अगर माउंट एवरेस्ट के बाद में बात करें तो K2 जो गॉडविन है, भारत की पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, है ना, इसका पूरा नाम क्या है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, और एंडीज पर्वतमाला जो है ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। अगर सबसे लंबी श्रृंखला के बारे में बात किया जाए कि विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला क्या है, तो वो है आपका एंडीज, है ना। एंडीज जो है ये पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी हो गई? माउंट एवरेस्ट, जो कि एक हिमालय का ही पार्ट है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, क्योंकि 2 मीटर की इसमें वृद्धि हो गई है वर्तमान में। और माउंट एवरेस्ट के बाद में अगर भारत की दूसरी पर्वत चोटी पूछी जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। और एंडीज जो पर्वतमाला है ये आपकी सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आ गया समझ में सबको? क्लियर है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। ऑप्शन ए है अकबर ने किया था, या ऑप्शन बी हुमायूं ने किया, ऑप्शन सी शाहजहां ने किया था, या ऑप्शन डी जहांगीर ने किया था। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। मुगल बादशाह अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था और इसके ठीक 1 वर्ष पूर्व, यानी इसके ठीक 1 साल पहले 1563 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा 1563 में, इसके ठीक 1 वर्ष पहले यानी 1563 में अकबर ने बनारस, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों पे यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। इसके ठीक 1 वर्ष पहले यानी 1563 में मुगल बादशाह अकबर ने बनारस और प्रयागराज तीर्थ स्थलों पर यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1563 में। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना सबको? तो समझ में आ रहा तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि
थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? ऑप्शन ए है कर्नल ऑलकॉट, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिंक। मतलब ये कि आपको ये बताना है कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था इसके प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किया था। साथियों, अगर हम लोग बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, तो इस सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में इस सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में मैडम हेलन ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैडम हेलन ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट ने मिलकर 1875 में न्यूयॉर्क के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और भारत में इस सोसाइटी की मुख्यालय के बारे में बात करें तो भारत में इस सोसाइटी का मुख्यालय 1882 ईस्वी में अडयार जो कि आपके कहाँ पे पड़ता है? अडयार जो कि आपके मद्रास में है। कहाँ पे है? मद्रास में है। तो 1882 ईस्वी में भारत के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार मद्रास में बनाया गया और इसके प्रचार और प्रसार की जो जिम्मेदारी है, भारत के अंदर इस सोसाइटी की प्रचार और प्रसार की जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, वो आयरिश लेडीज एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, और एनी बेसेंट जो है ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो क्लियर है सबको? आ गया ना सबको समझ में? चलिए अब हम लोग बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी यानी SIDBI, सिडबी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे है। ऑप्शन ए कहता है लखनऊ, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सिडबी के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात हिंदी में कहें तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, सिडबी की जो यानी इस बैंक की स्थापना जो है वो इस बैंक की स्थापना जो है वो आपके अप्रैल 1990 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। यह आईडीबी की एक सहायक संस्था है जिसका मुख्य कार्य होता है, ये आईडीबीआई की एक सहायक संस्था है और इसका मुख्य कार्य होता है लघु उद्योगों को वित्त पोषण और उनका विकास तथा लघु उद्योगों से जुड़े अन्य संस्थानों के मध्य समन्वय को स्थापित करना सिडबी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, तो सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। क्लियर? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है कालीकट, ऑप्शन सी है कंडाला, ऑप्शन डी गोवा। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडाला। ठीक है, भारत में वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए भारत में कितने बंदरगाह हैं तो भारत में वर्तमान में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13। ठीक है, इनमें से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापारिक बंदरगाह जो है वो गुजरात का कंडाला बंदरगाह है। गुजरात का कंडाला बंदरगाह है। तो कंडाला बंदरगाह जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभाला जाता है। ठीक है, संभलता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए
बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है टैकोमीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता की माप लैक्टोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। जबकि अन्य यंत्र के बारे में बात करें, बैरोमीटर के बारे में बात करें, तो बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब का मापन करता है बैरोमीटर। टैकोमीटर के बारे में बात करें तो वायुयान की गति की माप जो है, वायुयान की गति का माप टैकोमीटर के द्वारा किया जाता है। हाइग्रोमीटर की बात करें तो ये वायुमंडलीय आर्द्रता की माप करता है। वायुमंडलीय आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की मापन, टैकोमीटर के द्वारा वायुयान की गति का मापन और हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता की माप की जाती है। क्लियर है? आ गया सबको समझ में? बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी है प्लूटो, ऑप्शन डी है मंगल। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र। शुक्र जो है ये सबसे चमकदार ग्रह है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और इन ग्रहों में शुक्र जो है ये सबसे चमकदार ग्रह है और यह पृथ्वी की बनावट एवं आकार के समान है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य का देव भी इसे कहा जाता है। इसे सौंदर्य का देव कहा जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और इन 8 ग्रहों में सबसे चमकदार ग्रह जो है वो है शुक्र। और शुक्र जो है ये पृथ्वी की बनावट और आकार के समान होता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, सौंदर्य का देव कहा जाता है, भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी स्पीकर। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। भारत की संसद का निर्माण जो है वो भारत की संसद का एक, आप लोग याद रखेंगे कि 3 अंग होता है। एक तो होता है लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा और तीसरा होता है आपका राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर भारत की संसद का निर्माण होता है। तो भारत की संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। इसमें से राज्यसभा जो है ये आपका उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा जो होता है ये उच्च सदन होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा जो होता है ये आपका निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? राज्यसभा का सभापतित्व भारत का उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का जो सभापतित्व होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में इसका कार्य संचालन उपसभापति करता है
और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है। तो भारत की संसद का निर्माण 3 अंगों से होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और इसमें राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा का सभापतित्व भारत का उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति यानी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में इसका कार्य संचालन उपसभापति करता है और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप ये नोट कर लीजिएगा कि भारत का विभाजन जिस योजना से हुआ था वो 3 जून 1947 को आई थी और इस योजना को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी है वेलेवेल योजना, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी है क्रिप्स मिशन योजना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की एक योजना आती है। इस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन ने मार्च 1947 में लॉर्ड वेलेवेल के स्थान पर कार्यभार संभाला। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये मार्च 1947 में वेलेवेल के स्थान पे कार्यभार संभाला और 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान की घोषणा की, जिसमें भारत का विभाजन की योजना थी। ये भारत विभाजन की योजना थी। इस योजना के अंतर्गत 4 जुलाई 1947 को इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था और इस योजना से 2 नए राष्ट्रीय विश्व में अस्तित्व में आए थे। इसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, समझ में आता सबको? क्लियर है? चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था। ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जोर दिया था। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। इन्होंने 1000 हस्ताक्षरों से युक्त पत्र डलहौजी को भेजकर विधवा विवाह को कानूनी रूप देने का अनुरोध किया था। तो विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान कलकत्ता संस्कृत के कॉलेज के जो आचार्य थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने दिया था। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता के लिए शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मैंडमस, ऑप्शन बी है हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन सी है को वारंट और ऑप्शन डी है सर्टियोरारी। है ना, सर्टियोरारी। क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हेबियस कॉर्पस। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कॉर्पस शब्द प्रयोग किया जा सकता है। हेबियस कॉर्पस शब्द जो है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है। इसका अर्थ होता है कि विरुद्ध या गिरफ्तार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है तब ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता इसी रिट के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। प्रश्न के अन्य विकल्प के बारे में बात करें जैसे मैंडमस, तो मैंडमस जो है ये प्रामादेश रिट होता है और को वारंट जो होता है ये अधिकार पृक्ष रिट होता है और सर्टियोरारी जो होता है ये उत्प्रेषण रिट होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो होता है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक होता है। मांसपेशी, ऑप्शन बी हड्डी, ऑप्शन सी नाड़ी तंत्र, ऑप्शन डी खून। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हड्डी।
कैल्शियम जो है ये हड्डी के वृद्धि में सहायक होता है। कैल्शियम अस्थियों व दांतों के निर्माण, रुधिर का धक्का बनाने और हृदय व तंत्रिका तंत्र के विभिन्न कार्यों में सहायक होता है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है महानदी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती। अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती और साबरमती के अलावा माही के अलावा लूनी के अलावा ताप्ती, ये सभी नदियां आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा है, तापी है, साबरमती है, माही है और लूनी है। इनमें ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण से निकलती है। ताप्ती नदी जो है ये मध्य प्रदेश में जो बैतूल जो जिला है वहाँ पर महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण से निकलती है। कहाँ की पहाड़ियों से? महादेव की पहाड़ियों के दक्षिण से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? ऑप्शन ए है फाइब्रिन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी हेपरिन और ऑप्शन डी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हेपरिन। हेपरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर या शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता। ठीक है, तो हेपरिन जो है ये मानव शरीर में रक्त को जमने नहीं देता है। मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण हर समय होता रहता है और यह मनुष्य के सामान्य ताप पर अपनी सामान्य अवस्था में बना रहता है। रक्त में पाए जाने वाले तत्व हेपरिन के कारण यह शरीर में कभी भी जमता नहीं है। ठीक है, तो हेपरिन के कारण रक्त जो है शरीर के अंदर नहीं जमता। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का जो सुल्तान बना वो बना था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था ये 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक था और मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी पुत्र था और इसका एक और नाम था जौना खान। इसका एक और नाम था जौना खान। इसका दूसरा नाम क्या था? जौना खान, जो कि इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी था और यह संपूर्ण विश्व पर विजय पाना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जब होती है तब इसका चचेरा भाई जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ये उलेमा और सरदारों की मदद से गद्दी पर बैठ जाता है और फिरोज शाह जो तुगलक था ये अपने शासनकाल में राजवंश, सैन्य, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने गरीब और अनाथ लोगों के लिए विशेष प्रकार की सुविधाओं उपलब्ध कराई थी। इनमें से प्रमुख है जैसे दीवान ए खैरात और दारुल सफ़ा, और ये सभी इसने गरीब और अनाथ लोगों के लिए चलाए थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद में जो दिल्ली का शासक बना या जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा वो था फिरोज शाह तुगलक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी दादा भाई नारोजी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है ये उदारवादी नेता नहीं थे। लाला लाजपत राय
बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये सभी गर्मपंथी दल के नेता थे। ये सभी किस पंथी के नेता थे? तो ये गर्मपंथी के नेता थे। कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। आप इसे शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि बाल लाल और बाल लाल पाल, ये तीनों आपके गर्मपंथी के नेता थे। बाल से यानी बाल गंगाधर तिलक, लाल से यानी लाला लाजपत राय और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और दादा भाई नारोजी, ये तीनों आपके उदारवादी नेता थे, यानी नरमपंथी के नेता थे। ये नरमपंथी के नेता थे। ठीक है। ये कौन से? नरमपंथी के नेता थे। ठीक है। इस प्रकार बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उदारवादी के नेता नहीं थे। ठीक है। तो आपको याद होगा कि कांग्रेस के दो दलों में विभाजन हो जाता है, नरमपंथी और गर्मपंथी। ठीक है। नरमपंथी में गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय और दादा भाई नारोजी शामिल थे। गर्मपंथी में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 कहता है, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और वैशाली में इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति संपन्न की थी। वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति संपन्न की थी इन्होंने। और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन को संबोधित किया था और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वैशाली में इन्होंने द्वितीय बौद्ध संगति संपन्न की थी। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न नंबर 23 कहता है कि शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है बदायूं, ऑप्शन डी है सासाराम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सासाराम। शेर शाह की कब्र जो है ये सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा यानी कब्र सासाराम में स्थित है और सूरी ने ही बंगाल से पंजाब तक GT रोड का निर्माण करवाया था। GT रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही कराया था बंगाल से पंजाब तक। तो GT रोड कहाँ से कहाँ तक है? ये है आपका बंगाल से पंजाब तक। इसका निर्माण कराया था शेर शाह सूरी ने। कंप्लीट। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। वैदिक युग में ग्राम समूह को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी जन, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी सभा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विष। वैदिक युग में ग्राम समूह को विष नाम दिया गया था। वैदिक काल में सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कुल या परिवार थी और अनेक कुल मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे। अनेक ग्राम के समूह को विष कहा जाता था और अनेक विषयों का प्रधान जो था वो विषपति कहलाता था। ठीक है। तो वैदिक युग में सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई थी वो कुल या परिवार के नाम से जानी जाती थी और कुल जो होता था वो कई ग्रामों से मिलकर बनता था और कई ग्राम जो थे कई ग्रामों को मिलाकर ग्राम समूह बनाया जाता था और कई ग्राम समूह को विष कहा जाता था और विष का जो प्रधान था उसे विषपति कहा जाता था। ठीक है। आ गया समझ में? बात करते हैं आज की इस क्लास की आखिरी प्रश्न की और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत की यात्रा पर आया था? ऑप्शन ए है कनिष्क, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आप कमेंट करके बताइएगा और ये प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ।
इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगले क्लास में मैं उन सभी साथियों का नाम लूँगा जो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।